हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोड़ा भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो डेरिवेशन है वो है फिजिक्स का एलसीआर परिपथ में निम्नलिखित को समझाइए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पेपर में बहुत बार ये प्रश्न आया है। पहला ही प्रश्न है, देखो इसमें 6 हेडिंग है। पहला है परिपथ का चित्र, दूसरा है आपका परिणामी वोल्टेज, तीसरा आपका है प्रतिबाधा, चौथा आपका है धारा का शिखर मान, और पांचवा आपका कालांतर, और छठवां आपका है फेजर आरेख। इस तरह से आपका प्रश्न आएगा और पेपर में कहाँ तक लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। तो सबसे पहली हेडिंग है आपका परिपथ का चित्र। देखो ये आपका चित्र है और पेपर में आपको ये चित्र इस तरह से बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका जो फिगर है ये आपका है एल। ठीक है, ये आपका यल है, ये आपका सी है, ये आपका सी है, और ये आपका आर है। ठीक है, ये आपका यल और सी और यहाँ पे आर है। इनके बीच में जो विभवांतर है वो है बी एल। सी के बीच में जो विभवांतर है वो आपका है बी सी, और आर के बीच में जो विभवांतर है वो आपका है बी आर। यहाँ पे आई एम्पियर की धारा बह रही है और यहाँ पे आपका परिणामी वोल्टेज दिया गया है। तो आपको क्या लिखना है कि माना यल आपका क्या है, यल आपका है प्रेरकत्व, सी आपका है संधारित्र या धारिता, आर आपका है प्रतिरोध। तो क्या लिखोगे कि माना एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी संधारित्र को प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो लिखा भी है ना, प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखो ये यल और यहाँ पे सी और यहाँ पे आर, ये तीनों के तीनों आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इसके बाद क्या लिखा है, तो वोल्टेज लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा बहने लगती है। धारा आई के 90 अंश अग्रगामी तथा धारिता सी के 90 अंश पश्चगामी है। ठीक है, जो धारा आपका आई है, ये जो धारा आई है ये हमेशा प्रेरकत्व के 90 अंश अग्रगामी होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो धारा है ये प्रेरकत्व के सदैव हमेशा 90 अंश अग्रगामी होगा तथा धारिता सी के 90 अंश पश्चगामी होगा तथा प्रतिरोध आर के साथ समान कला में होगा। अतः एल सी आर परिपथ में कालांतर कितना होगा, 180 अंश का होगा। ठीक है, तो ये आपकी होगी रचना। रचना में फिर से मैं समझा दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है आपको। देखो ये फिगर के अकॉर्डिंग सारी चीजें लिखना है। आपको लिखना है कि माना एल प्रेरकत्व, सी संधारित्र तथा आर प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके बीच में विभवांतर लगाया जाता है तो आई एम्पियर की धारा प्रवाहित तो होने लगती है। जो धारा होगी वो प्रेरकत्व के 90 अंश अग्रगामी तथा धारिता के 90 अंश पश्चगामी और प्रतिरोध के समान कला में होगी। यहाँ तक आपको रचना में लिख देना है और यहाँ तक हमने लिखा भी है। जब ये 90 अंश अग्रगामी होगा, देखो यहाँ पर लिखिए है ना, 90 अंश अग्रगामी और 90 अंश पश्चगामी, जबकि प्रतिरोध आपका क्या था, समान कला में था। तो 90 और 90 कितना हो गया, 180। अतः एल सी आर परिपथ में कालांतर कितने अंश का होगा, कालांतर आपका होगा 180 अंश का। तो यहाँ तक आपको रचना में लिख देना है। इसके बाद आपको कैसे हल करना है तो वो सारी चीजें हम समझते हैं। तो देखो यहाँ से हम लिख के आपको बता दे रहे हैं क्या क्या आपको लिखना है। सबसे पहले लिखना है कि एल प्रेरकत्व, एल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। तो यल प्रेरकत्व के सिरों के मध्य जब भी विभवांतर लिखेंगे तो इसको हम बी एल बराबर लिखेंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यहाँ पे एल हो जाएगा। समीकरण इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ यल लिखिए ना, एल की जगह पे सिर्फ सी कर देंगे और यहाँ पे प्रेरकत्व की जगह पे संधारित्र कर देंगे। सी संधारित्र के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य विभवांतर, विभवांतर। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी हो जाएगा। फार्मूला आपका हो जाएगा आई एक्स सी, समीकरण हो जाएगा आपका सेकेंड। इसके बाद सी की जगह पे लिखेंगे आर प्रतिरोध, आर प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर। देखो तीनों एक जैसी लाइन है, सिर्फ एक एक शब्द यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पे वी आर बराबर हो जाएगा
आई इंटू आर, समीकरण हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिखोगे पहली हेडिंग। पहली हेडिंग आपका क्या था, परिणामी वोल्टेज। ठीक है, पहली हेडिंग आपका था परिणामी वोल्टेज। तो क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है परिणामी वोल्टेज का, फार्मूला होता है वी स्क्वायर बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस में बी सी पूरे का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है परिणामी वोल्टेज का, कौन से परिपथ में, एल सी आर परिपथ में। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ V बराबर स्क्वायर हटाओगे तो आपको पता है यहाँ पे रूट आ जाएगा। बी आर का मान क्या था, आई आर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे आई आर का होल स्क्वायर प्लस में बी एल की जगह पे क्या लिखोगे, आई एक्स एल माइनस में आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हो जाएगा। ये आप मान लोगे समीकरण 4, इसे मान लोगे। ठीक है, ये आपका समीकरण हो गया 4। इसके बाद आपका दूसरी हेडिंग आता है प्रतिबाधा। हेडिंग डालोगे आप प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका भी मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का समझ लो अपोजिट है प्रतिबाधा। इसके बाद फिर लिखेंगे समीकरण 4 से, समीकरण देखो ये 4 से, तो यहां पर हो जाएगा आपका v बराबर अंडर रूट में लिखा है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आई का स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे आपका लिखा है आई एक्स एल माइनस में आई एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा v बराबर अंडर रूट आई स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो इन दोनों में आई कॉमन हो रहा है, इसे बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर लगा है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा v बराबर आई स्क्वायर, देखो दोनों में है इसे हम कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, आई बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट अंडर रूट में बचेगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई इधर गुणे में इधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा v बटे में आई बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था ओम का नियम, v बराबर आई इंटू आर। ठीक है, अगर v बटे में आई तो बराबर क्या हो सकता है आर, तो यहाँ आर की जगह पे सिर्फ हम z लिख देंगे बस। यहाँ पे z बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ जाएगा प्रतिबाधा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अधिकतम धारा। तीसरी हेडिंग आपकी हो जाएगी अधिकतम धारा की, अधिकतम धारा। ठीक है, तो अधिकतम धारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा आई नॉट बराबर बी नॉट बटे में जेड। तो यहाँ पे आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पे बी नॉट, जेड का देखो ये पूरा पूरा मान है, यहाँ पे लिख देंगे आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस में एक्स सी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, सवाल में कहीं कहीं पर भी जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो एक्स एल की जगह पे आप ओमेगा एल लिख सकते हो। ठीक है, एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल लिख सकते हो, और एक्स सी की जगह पे लिख सकते हो 1 में ओमेगा सी लिख सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला होता है प्रेरिय प्रतिघात का और ये प्रेरिय धारिता का। तो यहाँ पे जहां जहां पे ये चीज़ है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर चलो हम लिख के दिखा भी दे रहे हैं, आई नॉट बराबर हो जाएगा बी नॉट बटे में आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल माइनस में एक्स सी की जगह पे ओमेगा सी पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हो सकता है। यहाँ पर भी आप लिख सकते थे एक्स एल की जगह पे ओमेगा एल और एक्स सी की जगह पे 1 ओमेगा सी, तो ये भी आप लिख सकते थे। तो यहाँ तक तो आपका हो गया अधिकतम धारा। अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है इनके बीच में कालांतर। तो हम आगे निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे कालांतर। ठीक है, इनके बीच में कालांतर क्या होगा, धारा और वोल्टेज के मध्य में कालांतर। तो फार्मूला होता है टेन फाई बराबर फार्मूला हो जाएगा वी एल माइनस में बी सी बटे में आपका हो जाएगा वी आर। ठीक है, पहले आपका क्या था, पहले आपका याद करने का तरीका देखो, पहले यल था उसके बाद सी आर बटे में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 फाई
बी एल की जगह पे आप क्या लिखे थे, एक्स एल लिखे थे, और बी सी की जगह पे एक्स सी लिखे थे। बी आर की जगह पे आपका हो जाएगा आई इंटू आर, यहाँ पर भी आई था, आई एक्स एल और आई एक्स सी। यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर आई का लेते हैं कॉमन, हो जाएगा एक्स एल माइनस में एक्स सी बटे में आई इंटू आर, आई से आई कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन फाई बराबर एक्स एल की जगह पे हम लिख सकते हैं ओमेगा एल माइनस में एक्स सी की जगह पे लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी बटे में यहाँ पर आर हो जाएगा। हमें फाई चाहिए तो फाई को अगर हम रोक लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स ओमेगा एल माइनस में 1 ओमेगा सी और पूरे के बटे में आर। ये आपका हो जाएगा कालांतर। इसके बाद आपका क्या निकालना है, इसके बाद आपका निकालना है फेजर ग्राफ। तो लिखेंगे यहाँ पर फेजर ग्राफ। फेजर ग्राफ कैसे निकलेगा, तो आपको एक चित्र बना लेना है, ठीक है। इस तरह से एक हम चित्र बना लेते हैं। देखो जो आर था ना, बी आर, ये आपका क्या था, समान कला में था, जबकि बी एल क्या था, 90 अंश अग्रगामी था, और बी सी आपका क्या था, 90 अंश, यल है, बी एल है, ये 90 अंश अग्रगामी था इसलिए ऊपर, और बी सी 90 अंश पश्चगामी इसलिए यहाँ पे पीछे, तो यहाँ पे 90 अंश हो गया, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ देखा जाए कालांतर कितना हो गया, 180 अंश हो गया। इसको आप ऐसे थोड़ा से दर्शा भी सकते हैं, इस तरह से भी शायद आपकी बुक में बना होगा। तो ये इसका हो जाएगा फेजर ग्राफ। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दर्शी की रचना, कार्य विधि तथा प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा दर्शाइए। तो सबसे पहली चीज हम समझ लेते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। देखो सरल सूक्ष्मदर्शी के छोटा सा डिफिनेशन है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं सीधा बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। बस यहाँ तक आपको लिख देना है कि यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं का आभासी एवं बड़ा प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये आपका हो जाएगा इसका डिफिनेशन। इसके बाद आपको लिखना है संरचना, और संरचना में आपको ये छोटा सा फिगर आपको बना देना है, ठीक है। ये आपका क्या लगा, ये आपका उत्तल लेंस लगा है, और ये पूरा पूरा धातु का एक गोल छल्ला है। इसको पकड़ने के लिए यहाँ पर एक हत्था लगा है। तो क्या लिखेंगे, इसमें कम फोकस दूरी का, इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो धातु या प्लास्टिक से कसा होता है, और इसको पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। बस आपको इतना लिखना है कि इसमें कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है जो धातु या प्लास्टिक से कसा होता है, और इसको पकड़ने के लिए एक हत्था लगा होता है। यहाँ तक आपको लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है सिद्धांत। सिद्धांत में क्या लिखना है कि इसके सिद्धांत के अनुसार जब उत्तल लेंस के सामने कम फोकस दूरी या कोई वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये आपका सिद्धांत है। मतलब उत्तल लेंस के सामने अगर कोई भी हम कम फोकस दूरी की वस्तु रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये इसका सिद्धांत तो हो जाएगा। तो इतना चीजें तो थ्योरिकल है, तो इसे थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद आपका आता है इसका डेरिवेशन, मतलब इसकी क्रिया विधि कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्रिया विधि या संरचना, और ये आपको फिगर याद कर लेना है। इस फिगर की सहायता से हम पूरे डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे और आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे इसके बारे में हम समझा दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कैसे है। देखो ये आपका एक लेंस है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा यल, ठीक है। यहाँ पे मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, यहाँ पे बिंदु है ओ है, और ये मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रखी है ए बी, यहाँ पे ए डैश और यहाँ पे बी डैश। यहाँ पे आपका ए बी इसका प्रतिबिंब है, यहाँ पे कोण आपका बन रहा है अल्फा, और यहाँ पे कोण बन रहा है बीटा, यहाँ पे लिखा है सी, और यहाँ पे फोकस बिंदु एफ है, ये प्रकाशिक केंद्र ओ है, ठीक है। तो इसके बाद हम कैसे करेंगे, चलो वो समझते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसके बारे में लिखा भी है। देखो हमने लिखा है कि माना एक उत्तल लेंस एल है जिसका प्रकाशिक केंद्र ओ है
मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी रखी है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा ए और यहाँ पे बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बड़ा आभासी बनता है। मुख्य अक्ष पर फोकस दूरी एफ, वक्रता केंद्र सी है। ठीक है, ये इतना आपको रचना में लिख देना है। इसके बाद ये आपको फिगर तो बनाना ही पड़ेगा, जैसे मैंने फिगर बनाया है ये फिगर आपको बनाना भी पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो आवर्धन क्षमता लिखा है। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे सॉल्व हुआ है ये हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कैसे सॉल्व करना है ये सारी चीजें हम बता रहे हैं और आपको ध्यान से समझना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम आपको लिख के समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आवर्धन क्षमता बराबर, ठीक है, आवर्धन क्षमता बराबर, आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, फार्मूला होगा आवर्धन क्षमता बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण और पूरे के बटे में वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण। ठीक है, आवर्धन क्षमता को यम से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण बीटा होता है और वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण अल्फा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि अल्फा और बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा का मान बहुत कम है तो अल्फा बराबर हम लिख लेंगे tan अल्फा और बीटा बराबर हम लिख लेंगे tan बीटा रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर बीटा की जगह पे tan बीटा हो जाएगा, अल्फा की जगह पे tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan बीटा हो गया और यहाँ पे tan अल्फा हो गया। देखो त्रिभुज अगर ए बी ओ में देखते हैं, ए बी ओ में, तो आपका हो जाएगा tan बीटा बराबर लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, लंब आपका हो जाएगा ए बी और आधार आपका हो जाएगा ओ बी। ठीक है, अब देखते हैं त्रिभुज ए बी ओ है कहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे ये आपका लिखा है ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, ये आपका त्रिभुज हो गया। यहाँ पे बीटा अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या है, लंब आपका ए बी हो जाएगा और आधार आपका क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। लंब आपका ए बी और आधार आपका ओ बी हो जाएगा। उसी प्रकार tan अल्फा में देखेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज सी बी डैश ओ में हो जाएगा tan अल्फा बराबर लंब बटे में आधार, तो लंब आपका हो जाएगा ओ बी डैश सी बी डैश हो जाएगा और बटे में आपका हो जाएगा ओ बी डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं त्रिभुज सी बी डैश ओ में लंब आपका क्या हो जाएगा सी बी डैश और आधार आपका क्या हो जाएगा ओ से लेके बी डैश, लंब आपका सी बी डैश और आधार ओ से लेके बी डैश। अब इसके बाद यहाँ पे वैल्यू उठा के रखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा m बराबर, यहाँ पे tan बीटा का मान रखेंगे ए बी और बटे में आपका हो जाएगा ओ बी, पूरे के बटे में tan अल्फा का मान सी बी डैश बटे में आपका हो जाएगा ओ बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ओ बी डैश हो जाएगा। इसको हम पलट देते हैं तो यम बराबर आपका हो जाएगा ए बी बटे में आपका हो जाएगा ओ बी, इसे पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा ओ बी डैश और बटे में आपका आ जाएगा सी बी डैश आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और बताते रहूँ, यहाँ पे जो सी बी डैश है आपका, सी बी डैश जो है वो आपका ए बी के बराबर है। यहाँ पे चित्र में भी देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे जरूर हो गया है, पर अगर आप बुक में देखेंगे तो ये जो आपका ए बी है वो सी बी के बराबर ही होता है। ए बी जो आपका होगा वो सी बी के बराबर होगा सी बी डैश के। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि सी बी डैश के बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए बी हो जाएगा और ओ बी डैश जो आपका है ओ बी डैश ये हो जाएगा आपका माइनस में डी। क्यों माइनस में डी हो जाएगा, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है और आपका जो ओ बी हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में यू हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हम समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो हमने क्या कहा, हमने कहा जो सी बी डैश है वो ए बी के बराबर होगा,
इसके बाद हमने लिखा है कि जो O से लेके B डैश तक दूरी है, O से लेके B डैश तक दूरी होगी वो होगी माइनस में D। माइनस क्यों होगी? क्योंकि लेंस के विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस में होगी। और यहाँ से लेके यहाँ तक स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, इसलिए यहाँ पे इसको D से दर्शाएं। O से लेके B तक, ये OB क्या है? वस्तु की दूरी तो है, ये वस्तु है, तो O से लेके B तक ये भी लेंस के विपरीत दिशा में है, इसलिए माइनस में U होगा और ये माइनस में D होगा। तो यहाँ पर वही तो लिखे हैं कि CB डैश बराबर हो जाएगा AB के, और जो OB डैश हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में D, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। और OB आपका हो जाएगा माइनस में U। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। सारा मान उठाकर यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा M बराबर AB की जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर AB हो जाएगा आपका OB की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस में U रखेंगे, गुणे में OB डैश की जगह पे माइनस में D रखेंगे, और CB डैश आपका AB के बराबर है तो यहाँ पर AB रखेंगे। ये वैल्यू कट जाएगा। M बराबर आपका आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा D और नीचे आ जाएगा U। ठीक है, ऊपर आपका आ गया D और नीचे आपका आ जाएगा U आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से। देखो यहीं पे हल कर दे रहे, लिखेंगे अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे। पहले लिख लेते हैं लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र का फार्मूला क्या हो जाएगा? लेंस के सूत्र का फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये होता है लेंस के सूत्र का फार्मूला। v की जगह पे हम माइनस v रखेंगे और u की जगह पे माइनस में u रखेंगे। विपरीत दिशा में दोनों है, इस कारण माइनस में रखे हैं। तो यहाँ पर 1/f हो जाएगा, माइनस 1/v हो जाएगा। ये माइनस पहले से, ये भी माइनस है, तो प्लस में 1/u हो जाएगा। माइनस को इधर भेजेंगे तो 1/f प्लस में 1/v हो जाएगा, बराबर में 1/u हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? लिखेंगे दोनों पक्षों में d से गुणा करने पर, d से गुणा करने पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे करेंगे d से गुणा, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका d/f प्लस में d/v बराबर d/u। और d/u अभी अभी हमने फार्मूले में लाया था, तो d/u की जगह पे मान उठा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो d/u किसके बराबर? d/u बराबर है यम के। यहाँ पर हो जाएगा d/f प्लस में d/v हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम कर लेते हैं d/f कॉमन। m बराबर यहाँ पे d/f करेंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस में d/v और d/f इसके आ जाएगा बटे में आ जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ से ये d से ये d कट जाएगा, आ जाएगा m बराबर, यहाँ पे लिख रहे हैं m बराबर d/f तो कॉमन किए हैं, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस ये पलट देंगे तो f चला जाएगा ऊपर और v आ जाएगा नीचे। इसके बाद यहाँ पे दो कंडीशन बनता है, लिखेंगे पहला कंडीशन जब प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। जब न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो v की जगह पे हम क्या लिखेंगे? d लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा m बराबर d/f 1 प्लस में यहाँ पे f हो जाएगा और v की जगह पे हम d लिखेंगे। ठीक है, पहला फार्मूला ये हो जाएगा। दूसरा कंडीशन जब प्रतिबिंब अनंत दूरी पर बने, अनंत दूरी पर बने, तब फार्मूला क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा मतलब v की जगह पे हम इनफाइनाइट रखेंगे, तो m बराबर d/f हो जाएगा 1 प्लस में f बटे में इनफाइनाइट। ये तो 0 हो जाएगा, d/f को 1 से गुणा करेंगे तो m बराबर हो जाएगा d/f। ये हो जाएगा प्रूव्ड। यहाँ तक आपको पेपर में लिखना है, तो ये मैंने यहाँ पर लिख के समझाया भी है। देखो जो पूरा हमने डेरिवेशन सॉल्व किया, देखो यहाँ पर लिखा है, जिस तरीके से मैंने लिखा है आपको इसी तरीके से पेपर में भी लिखना है। देखो हमने आवर्धन क्षमता m बराबर बीटा बटे में अल्फा लिखा था, और ये भी लिखा था अल्फा और बीटा का मान बहुत कम है, इसलिए अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा लिखेंगे। m बराबर हो जाएगा tan बीटा बटे में tan अल्फा, यहाँ पे त्रिभुज ABO में
टेन बीटा और टेन अल्फा का मान निकाले थे। इसके बाद क्या हो गया था, इसके बाद यहाँ पे टेन अल्फा और टेन बीटा का मान रखे थे, यहाँ से वैल्यू आया था ए बी और सी बी डैश बराबर हो जाएगा, इसलिए ए बी और सी बी, ए बी से ये ए बी कट जाएगा। इसके बाद हमने लिखा था स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी माइनस डी हो जाएगा और वस्तु की दूरी माइनस यू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वैल्यू लिखा था और माइनस से माइनस को काट दिया था, यम का मान आया था डी बटे में यू। इसके बाद यदि वस्तु लेंस के फोकस दूरी पर रखा जाए तो आवर्धन क्षमता, ये उसका फार्मूला हो जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे डेरिवेशन को सॉल्व किया है। लेंस के सूत्र से हमने लेंस का फार्मूला लिखा था, v की जगह माइनस वी और o की जगह पे यहाँ पे u था, सॉरी यहाँ पे u है, ठीक है। u की जगह पे माइनस यू हो जाएगा, माइनस यू से क्या हो जाएगा प्लस u, इसको इधर भेजेंगे तो ये आपका 1/u हो जाएगा। इसके बाद दोनों पक्षों में हमने d से गुणा किया था, d बटे एफ डी बटे वी बराबर d बटे यू। डी बटे यू क्या था, देखो यहाँ पे लिखे ना d बटे यू, इसके पहले पेज में हमने क्या लिखा था, d बटे यू ही आपका यफ है, यम है, तो यहाँ पे यम हो जाएगा। डी बटे यू की क्या बराबर ही तो यम है, तो चाहे इसकी जगह पे हमने यम को लिखा है, तो यहाँ पे यम बराबर हो जाएगा डी बटे एफ और 1 प्लस में एफ बटे बी। ये कैसे आया था हमने बता दिया था। इसके बाद जब प्रतिबिंब अनंत पर बने तो वी की जगह पे इनफाइनाइट रखे थे, तो फार्मूला ये निकल के आया था। और जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तो वी बराबर डी रखे थे, यहाँ पे डी रखे थे, और ये आपका हो गया था फार्मूला सिद्ध। तो ये डेरिवेशन भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।